हाँ दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? मेरा नाम राहुल आर्य, आई एम बैंकर एंड फाइनेंशियल कंसल्टेंट। दोस्तों, मैंने आपको अपने पिछले वीडियो में बताया था, आपको मैंने यूज कार लोन किसको बोलते हैं, सेकंड गाड़ी पे गाड़ी पर से लोन कैसे लेते हैं, गाड़ी पे ऑलरेडी लोन चल रहा है तो कैसे लोन ले सकते हैं गाड़ी के ऊपर, आप गाड़ी में रिफाइनेंस कैसे करा सकते हैं, गाड़ी पे ऑलरेडी बैंक से लोन चल रहा है उसी बैंक से कैसे लोन ले सकते हैं आप। ये आपको मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया था आपको मैंने। जिसने मेरा वीडियो नहीं देखा है, प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है आप देखिएगा, और काफ़ी कुछ आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी, आपको काफ़ी कुछ आपके लिए पॉलिसी है उस बैंक की वो आपको पता लगेगी, काफ़ी यूजफुल रहेगी आपके लिए। तो आप देखिएगा प्लीज़ उसके लिए आप। ठीक है दोस्तों, आज आपके लेके आया हूँ मैं पर्सनल लोन। पर्सनल लोन किसको बोलते हैं, पर्सनल लोन किसको मिलता है, क्या सैलरी होनी चाहिए, क्या आपकी इनकम प्रोफाइल होनी चाहिए, क्या आप कहाँ जॉब कर, आप कौन सी कंपनी में जॉब कर रहे हैं, कौन कौन से बैंक आपको दे रहे हैं, क्या आपका सिविल रिकॉर्ड होना चाहिए, ये सभी आपको पर्सनल लोन के बारे में बताऊंगा आपको मैं इस वीडियो के माध्यम से। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ आप मेरे वीडियो को अंत तक देखिएगा, ताकि आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन, कोई भी पॉलिसी आपकी, कोई भी तरह की आपकी कोई भी क्वेरी हो आपकी सॉल्व हो जाए आपकी। उससे बेसिस में आपको आप ड्रॉप करेंगे इस वीडियो, तो आपकी इन्फॉर्मेशन आपकी रह जाएगी उसकी वजह से। तो इसलिए आप मेरे वीडियो को आराम से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। और जो आज मेरे चैनल पर नए आए हैं, जो मेरे चैनल पहली बार देख रहे हैं, जो मेरे वीडियो पहली बार देख रहे हैं, उनसे रिक्वेस्ट है प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि आपको टाइम से मेरे फाइनेंस से रिलेटेड जो वीडियो है, अपडेट है, पॉलिसी है, वो टाइम से मिल जाए आपको। ठीक है दोस्तों, स्टार्ट करते हैं पर्सनल लोन के बारे में। पर्सनल लोन किसको कहते हैं दोस्तों? पर्सनल लोन कहते हैं जो अपने पर्सनल यूज़ के लिए अपन लोन लेते हैं। अपने घर में कोई मिसहैपनिंग हो गई, घर में कोई अपना कोई इमरजेंसी आ गई, उसके लिए अपन पर्सनल लोन लेते हैं, जो काफ़ी टाइम जल्दी मिल जाता है अपने को। ठीक है, उसके लिए क्या प्रोफाइल होनी चाहिए, कौन कौन से बैंक करते हैं, तो बैंक इसके अंदर सभी बैंक करते हैं इसमें, गवर्नमेंट बैंक, प्राइवेट बैंक, जो नॉन बैंक फाइनेंस कंपनी है, वो सभी बैंक लोन करते हैं इसके अंदर आपको। बट डिपेंड करता है आपकी प्रोफाइल क्या है, आपकी प्रोफाइल में सबको डिपेंड करता है। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होती है, रेट ऑफ इंटरेस्ट इसमें स्टार्ट होती है 10% से लेकर 15, 20, 25, 30, 40, 40, कोई भी इसमें कोई लिमिट नहीं है उसकी, वो डिपेंड करता है आपकी प्रोफाइल डिपेंड करता है। ठीक है, अब सैलरी कितनी होनी चाहिए आपकी? सैलरी दोस्तों इसके अंदर आपकी 25 से 30 हज़ार से कम सैलरी होनी चाहिए, उससे कम सैलरी नहीं होनी चाहिए आपकी। अगर उससे कम आपकी सैलरी है, फिर आप लोन लेने जाएंगे तो कोई बैंक आपको लोन नहीं करेगा, आपको किसी एनबीएफसी में जाना पड़ेगा। एनबीएफसी मतलब नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी जाना पड़ेगा आपको, वहाँ पे आपकी रेट ऑफ ज़्यादा आएगी आपकी, और आपको अमाउंट काफ़ी कम मिलेगा आपको। उससे बेटर है और सैलरी आपकी सही हो, उसके अकॉर्डिंग आप अपना पर्सनल लोन लें। ठीक है दोस्तों, दूसरा, कंपनी कौन सी होनी चाहिए, कौन सी कंपनी में काम कर रहे हैं आप। आपकी कंपनी प्राइवेट लिमिटेड फर्म होनी चाहिए, आपकी पार्टनरशिप फर्म नहीं होनी चाहिए, आपकी कोई छोटी ऐसी कंपनी नहीं होनी चाहिए जो रजिस्टर्ड नहीं है। वैसी कंपनी में अगर जॉब कर रहे हैं तो उनको बैंक लोन नहीं देती है। तो ठीक है, तो प्राइवेट लिमिटेड फर्म में काम करते होने चाहिए आप। दूसरे उससे भी आप जो लिमिटेड कंपनियां हैं, लिमिटेड बैंक्स है, उनमें काम, पब्लिक बैंक्स है, उनमें काम कर रहे हैं आप, तो आप पर्सनल आपको ईजी वे में मिल जाएगा आपको। ठीक है, अब आता है आपका कि आपको सिविल कैसे होनी चाहिए, आपका सिविल रिकॉर्ड कैसा होना चाहिए पर्सनल लोन के लिए। दोस्तों, आपका सिविल अच्छा होना चाहिए आपको। अगर आपका -1 सिविल है तो कोई बैंक आपको लोन करेगा नहीं। -1 क्या होता है कि आपने कभी लोन लिया ही नहीं, कोई आपका ट्रैक रिकॉर्ड नहीं है, तो कोई मैक्सिमम बैंक लोन नहीं करते हैं उसके अंदर। कोई बैंक करते हैं और उनकी रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा होती है आपकी। ठीक है, तो आपका सिविल रिकॉर्ड आपका सही होना चाहिए। सिविल रिकॉर्ड आपका 700 से ऊपर होना चाहिए, आउट ऑफ 900 मैक्सिमम स्कोर होता है, उसमें से आपका 700 से ऊपर आपका सिविल स्कोर होना चाहिए। कोई भी आपका पुराना कोई लोन खराब नहीं होना चाहिए, उसका ट्रैक रिकॉर्ड खराब नहीं होना चाहिए, कोई क्रेडिट कार्ड में कोई आपका ओवरड्यू नहीं होना चाहिए, किसी लोन में आपकी ज़्यादा बाउंसिंग नहीं होनी चाहिए। कई बार क्या होता है कि हमारा कोई लोन चल रहा है, कोई 2 व्हीलर में लोन चल रहा है, या कोई कार में लोन चल रहा है, या कोई होम लोन चल रहा है आपका, उसकी EMI काफ़ी बाउंस करवा रखी है आपने, तो वो नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये आपका पर्सनल लोन आपका अनसिक्योर्ड अमाउंट होता है, मतलब कोई भी सिक्योरिटी नहीं देता बैंक इसके अंदर, तो काफ़ी रिस्की लोन होता है। तो बैंक काफ़ी ज़्यादा इंक्वायरी करने के बाद ही आपको लोन पास करती है आपका। ठीक है, आपके सिविल में ज़्यादा इंक्वायरी नहीं होनी चाहिए। इंक्वायरी का मतलब क्या होता है कि कई बार हम डॉक्यूमेंट बहुत से लोगों को देते हैं, 10 जगह हमारी फाइल लगा देते हैं, तो आपकी सिविल में इंक्वायरी हो जाती है। फाइल आपकी बैंक में आपकी फाइल बैंक में लॉगिन होती है, तो आपकी सिविल में इंक्वायरी आ जाती है। तो सिविल में इंक्वायरी आपकी ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। विदिन 3 मंथ आपकी 1 से 2 ज़्यादा इंक्वायरी नहीं होनी चाहिए। हर बैंक का अपना अपना पॉलिसी होता है, 2-3 से ज़्यादा इंक्वायरी नहीं होनी चाहिए। ज़्यादा आपका मैक्सिमम जगह आपकी फाइल लगी नहीं होनी चाहिए। कहीं से मान लो फाइल लगा दी आपने, वहाँ से रिजेक्ट हो गई, फिर आप दूसरी फाइल लगा रहे हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको पहले सब कुछ सोच विचार के ही फाइल आपको देनी है, जहाँ भी आपको फाइल लॉगिन करवानी है। ठीक है, अब कैसे लोन करवा सकते हैं, क्या प्रोसेस है उसका बता देता हूँ आपको। डॉक्यूमेंट क्या क्या चाहिए होते हैं दोस्तों। आप किसी बैंक में जाके अप्लाई कर सकते हैं। पहले आपको जाना है अपने जहाँ आपका सैलरी अकाउंट है, इस बैंक में आपका सैलरी अकाउंट है, आपको वहाँ जाके आपको पहले पता करना है कितने आगे पता करना है। वहाँ जाकर पता कर क्या करना है, आपको बोलना है कि सर मेरा ये सैलरी अकाउंट है आपके यहाँ पे, इसमें कोई लोन का ऑफर आ रखा है क्या, इसके अंदर कोई लोन का ऑफर आ रखा है। तो वहाँ पे आपको क्या होगा, आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट कम मिलेगी। आपको इजी गोइंग में काफ़ी कम डॉक्यूमेंट्स देने पड़ेंगे आपको, क्योंकि ऑलरेडी अकाउंट है आपका वहाँ पे, तो आपको डॉक्यूमेंट्स काफ़ी कम देने पड़ेंगे आपको, और आपको इजी गोइंग में आपका लोन हो जाएगा। तो पहले आप प्रेफर कीजिए जहाँ आपका सैलरी अकाउंट है, वहाँ जाकर पता कीजिए कि सर मेरा कितना मेरा लोन हो जाएगा, कितनी रेट ऑफ इंटरेस्ट आ जाएगी। अगर वहाँ से वो लोग मना कर देते हैं तो आप अदर बैंक में जाकर पता कीजिए। बैंक काफ़ी है, प्राइवेट बैंक की है, काफ़ी बैंक्स है। डॉक्यूमेंट किसी को मत दीजिए, पहले आप पता कीजिए
आप 90% श्योरिटी लीजिए, कोई 100% श्योरिटी को देगा नहीं आपको। आपको 90% श्योरिटी लेनी है। आपको 90% श्योरिटी कैसे मिलेगी आपको? आपका लोन, आपके पुराने सिविल चेक कर लेंगे, आपका ऑलरेडी ऑनलाइन सिविल चेक हो सकता है आपका सैलरी स्लिप चेक कर लेंगे। दोस्तों सैलरी स्लिप देखने के सैलरी स्लिप भी आप दिखा के भी अपनी मैक्सिमम चीज़ें पता कर सकते हैं, कितना लोन हो सकता है आपको, कितनी रेट आ सकती है। क्योंकि क्या होता है कि हर बैंक की अपनी अपनी एक लिस्टेड कंपनी होती है, एक लिस्ट होती है, हर बैंक की अपनी एक लिस्ट होती है। उस लिस्ट के अंदर काफ़ी कुछ कंपनी के नाम आते हैं, वो उसको लिस्टेड कंपनी बोलते हैं। हर बैंक की लिस्टेड कंपनियां होती है, तो उस लिस्ट में से अगर आपकी कंपनी का नाम आ रहा होगा तो वो अपनी एक उनकी कैटेगरी होती है, ए कैटेगरी, बी कैटेगरी, सी कैटेगरी, डी कैटेगरी। तो उसके अकॉर्डिंग वो आपकी कंपनी को उन्होंने कौन सी कैटेगरी में रखा हुआ है उसके अकॉर्डिंग आपकी रेट ऑफ इंटरेस्ट आएगी। ठीक है, तो अपने सैलरी स्लिप दिखा के भी आप अपनी पहले कंफर्म कर सकते हैं कितनी आपकी रेट ऑफ इंटरेस्ट आ जाएगी, कितना आपको लोन मिल जाएगा। ठीक है, ज़्यादा आपको डॉक्यूमेंट देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कई बार डॉक्यूमेंट दे देते हैं, कई बार किसी को नॉलेज नहीं होती है, वो 10 की फाइल लगा देता है आपकी, कई बार आपकी सिविल खराब कर देता है। उससे बेटर है कि आपको जहाँ जिसको नॉलेज है, जो आपको सही रेट ऑफ इंटरेस्ट बता रहा है, वहीं पे आपको फाइल देनी है। ठीक है, आपको अमाउंट बता दिया, आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट बता दी, उसके बाद आपको अपने डॉक्यूमेंट देने हैं। डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेंगे आपके, क्या क्या आपके उसमें फॉर्मेलिटी है आपकी, वो बता देता हूँ आपको मैं, नोट कर लीजिए। एक तो आपका पैन कार्ड होना चाहिए, एक आपका आधार कार्ड, एक आपकी फोटो, पासपोर्ट साइज फोटो, एक आप 3 मंथ की आपकी सैलरी स्लिप, 3 मंथ की आपकी करंट सैलरी स्लिप, ये नहीं कि पुरानी सैलरी स्लिप, 3 मंथ की आपकी अपडेट सैलरी स्लिप। मई चल रहा है जैसे, तो आपकी अप्रैल की, मार्च की और फरवरी की 3 महीने की सैलरी स्लिप लगेगी, और 6 मंथ का आपका सैलरी अकाउंट स्टेटमेंट लगेगा। ठीक है, और आपका फॉर्म 16 क्या होता है? आपका ईयरली पूरा आपका साल का, जैसे बिजनेसमैन के लिए ITR होती है, वैसे सैलरी के लिए फॉर्म 16 होता है। तो उसके अकॉर्डिंग आपकी फॉर्म 16 के अंदर, फॉर्म 16 के अंदर आपको पूरा डिटेल आ जाता है, कितना कितना आपका मंथली सैलरी आ रहा है, कितना आपका डिडक्शन हो रहा है, क्या क्या उसके अंदर आपको इंसेंटिव मिला है, क्या सब डिटेल आता है उसके अंदर। तो फॉर्म 16 साथ में लगता है। ये डॉक्यूमेंट दे दिया आपने, पर डॉक्यूमेंट देने से पहले कंफर्म कर लीजिएगा कि रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या आ रही है, कितना अमाउंट दे रहे हैं आपको, क्या प्रोसेसिंग फीस ले रहे हैं आप, और क्या कितना इंश्योरेंस ऐड कर रहे हैं इसके अंदर। इंश्योरेंस भी ऐड होता है इसके अंदर, लोन इंश्योरेंस होता है इसके अंदर, वो भी इसमें ऐड होता है, तो वो भी आप पता कर लीजिएगा। सब सारी फॉर्मेलिटी दे दिया आपने, फाइल आपकी लॉगिन हो जाती है बैंक में, वो आपको श्योरिटी देता है। तो ऐसे जब जो आपको सैलरी स्लिप देखने के बाद जो श्योरिटी देता है, जो बैंक आपको, जो कंपनी आपको श्योरिटी देती है, उसका 90% आपका जो रिजल्ट है वो सेम ही आता है। ठीक है, आपकी फाइल लॉगिन हो गई है, लॉगिन होने के बाद आपका अप्रूवल आया। अप्रूवल कैसे आता है? आपकी ऑफिस की FI होती है, आपका सिविल चेक होता है, आपके घर की FI होती है। यहाँ दोस्तों परमानेंट एड्रेस प्रूफ में आपको एक डॉक्यूमेंट देना पड़ेगा। आप जहाँ रह रहे हैं वहाँ अगर आप खुद का मकान है तो अपना लाइट का बिल जो भी आपका होगा वो मिल जाएगा वहाँ पे। रेंट पर रह रहे हैं तो रेंट एग्रीमेंट लेंगे आपसे, वो परमानेंट एड्रेस प्रूफ लेंगे वहाँ का आपका। ठीक है, तो ये आपकी एड्रेस आपकी FI होती है। ये FI होने के बाद लोन अप्रूव हो जाता है। लोन अप्रूव होने के बाद में आपको एग्रीमेंट साइन करने के लिए आपको बैंक ही जाना है। ठीक है दोस्तों, वहाँ पे आपको बैंक जाना है, आपको एग्रीमेंट साइन करना है, अपना सारी फॉर्मेलिटी पूछ लेनी है आपको। वहाँ पे आपको एग्रीमेंट कभी भी ब्लैंक साइन नहीं करना है। वहाँ पे आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट, आपका EMI, आपका टाइम और आपका लोन अमाउंट और आपका इंश्योरेंस कितना ऐड किया है उसके अंदर, वो सारा फिल करा के आपको एग्रीमेंट साइन करना है। ऐसे आपको एग्रीमेंट साइन नहीं करना है दोस्तों। उसके बाद आपके चेक लगेंगे साथ में ECS के लिए, आपको ऑटोमेटिक ECS अपडेट के चेक लगते हैं, आपके सिक्योरिटी चेक अपडेट होते हैं। जो आपका सैलरी अकाउंट आपने स्टेटमेंट दिया है उसके आपके 1, 2, 3 जो भी हर बैंक की अलग पॉलिसी है, तो अपने चेक को साथ लेके जाइए। तो अपनी वो चेक आपके चेक लेंगे आपके, उसके अकॉर्डिंग आपका वो डॉक्यूमेंट्स पूरी फॉर्मेलिटी करने के बाद में आपको बताएंगे लोन इंश्योरेंस। अब लोन इंश्योरेंस क्या होता है दोस्तों? कई हम सोचते हैं कि हमको इंश्योरेंस की क्या जरूरत है, हमारा ऑलरेडी इंश्योरेंस हो रखा है। दोस्तों इंश्योरेंस काफी कम करते हैं वहाँ पे, वो 3 से 4 हज़ार का आपको इंश्योरेंस करते हैं, वो आपका लोन में ही ऐड कर देते हैं वो। तो आपको इंश्योरेंस वो जरूर लेना चाहिए, क्योंकि उसका फायदा क्या होता है, उससे आपका लोन, आपका जो लोन अमाउंट है आपको सिक्योर रहता है। इनकेस कभी कोई इमरजेंसी आ जाती है, कोई मिसहैपनिंग हो जाती है, तो आपको वो लोन आपका जो है, आपकी वो पिछले जो आपकी नॉमिनी है उनको फिल नहीं करना होगा। आपका जो भी इंश्योरेंस कंपनी है वो पूरा आपका लोन जमा करके ही आपका लोन आपका फ्री हो जाएगा आपका। इससे आपके अभी आप जब तक आप हैं तब तो आप अपना EMI दे सकते हैं। कल को आपको दिक्कत हो गई, कोई जॉब चली गई, कुछ भी कोई मिसहैपनिंग हो सकती है, उसके लिए आपका वो इंश्योरेंस होता है। तो इंश्योरेंस हमेशा लीजिए सर दोस्तों। ठीक है, आपने इंश्योरेंस ओके कर दिया, एग्रीमेंट साइन कर दिया, रेट ऑफ इंटरेस्ट समझ में आ गई, आपको लोन अमाउंट समझ में आ गया, उसके बाद आप सारी फॉर्मेलिटी कर दीजिए। उसके बाद आपका वो जो भी आपका लोन अमाउंट है आपका वो डिस्बर्स हो जाता है, और आपकी प्रोसेसिंग पे जो बताइए आपको वो डिडक्ट होके आपका इंश्योरेंस का जो अमाउंट है वो साथ में वो ऐड होके वो आपका लोन अमाउंट आपको अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, काफ़ी सिंपल प्रोसेस है। इसके अंदर आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है दोस्तों, रेट ऑफ इंटरेस्ट के बारे में। रेट ऑफ इंटरेस्ट बताता हूँ आपको मैं, जैसे जैसे आपकी सैलरी बढ़ती जाएगी, जैसे जितनी सैलरी आपकी ज़्यादा रहेगी उतना ही रेट ऑफ इंटरेस्ट कम आएगा आपका, जितनी सैलरी कम रहेगी आपकी उतना ही रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा आएगा आपका। तो इसलिए हमेशा ध्यान रखिएगा कि रेट ऑफ इंटरेस्ट हमेशा इसमें फ्लेक्सिबल होता है। कई बार आपको लगता है कि उसकी रेट ऑफ ज़्यादा आ गई, मेरी कम आई है, या मेरी कम आ गई उसकी, मेरी ज़्यादा आ गई उसकी कम आई है, ऐसा नहीं होता है। हमेशा डिपेंड करता है आपको कौन सी कंपनी में काम कर रहे हैं, आपकी सैलरी कितनी आ रही है, आपकी सिविल कैसी है, आपका सिविल रिकॉर्ड कैसा है, उस पर डिपेंड करता है आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो इसलिए दोस्तों बिल्कुल भी इसमें आप
कन्फ्यूज मत होइए, अपनी सैलरी जहाँ सैलरी आ रही है उस अकाउंट बैंक में जाके पता कर लीजिए अपना, आपको नॉर्मली आपको सब पता मिल जाएगा। अब और चीज़ एक दूसरी चीज़, कभी भी DSA को फाइल मत दीजिए पर्सनल लोन के लिए। आपको अगर लगता है कि बैंक से वो नहीं हो पा रहा है, आपको DSA में जाना ही पड़ेगा, तो उसके लिए आप वहाँ पे भी अपना आप सैलरी स्लिप दीजिए ओनली। आपको सैलरी स्लिप के बिहाफ पे ही आपको बता देंगे कितना रेट, जो आपका नॉलेजेबल DSA वाला होगा, जो इसको नॉलेज ज़्यादा अच्छी होगी, तो आपको आपके सैलरी स्लिप और आपको सिविल देख के ही बता देगा आपको कि आपको इतना आपको रेट आ जाएगी आपकी, कितना आपका अमाउंट हो जाएगा आपको। इसलिए कभी पूरे डॉक्यूमेंट मत दीजिए। क्या होता है कि जिसको नॉलेज नहीं होती है वो फाइल 10 जगह लगा देता है, 2-3 जगह लगा देता है, 3-4 जगह लगा देता है, जिससे आपकी सिविल खराब हो जाती है। आपको लोन होता है नहीं होता बात की बात है, आपको सिविल इंक्वायरी हो जाती है। बट जो फिर क्या होता है कि जो बैंक एक्चुअल में लोन कर रहा होता है ना, वो भी नहीं कर पाता, क्योंकि आपकी सिविल इंक्वायरी बहुत ज़्यादा आ गई है। इसलिए ध्यान से सोच समझ के अपनी फाइल दीजिए, लॉगिन के लिए सारी जांच पड़ताल करके दीजिए। आप लोन ले रहे हैं, आपको EMI देनी है, आगे जाके आपकी EMI टाइम से जाए, इसके लिए उस हिसाब से ही आप लोन लीजिएगा। दूसरा, अपना आपका जो सैलरी है उसके अकॉर्डिंग बैंक हमेशा EMI देता है। आपकी सैलरी का हमेशा 60 से लेकर 50% आपका सैलरी में आपका वो EMI में लेता है, बाकी परसेंटेज आपका वो EMI में नहीं लेगा, उसको बोलते हैं फॉयर। तो आपका जो फॉयर है वो आपका सैलरी का जो है उसका परसेंटेज आपको EMI में लेंगे हमेशा बैंक। तो 50% 60% से ज़्यादा आपकी EMI में वो नहीं लेंगे। अगर आपको ऑलरेडी लोन चल रहे होंगे, आपके ऑलरेडी आपकी EMI जारी होगी, उसमें उतनी आपकी EMI माइनस हो जाएगी। उसके अकॉर्डिंग पर्सनल लोन जितनी आपकी EMI माइनस होगी, जितनी आप EMI दे पाएंगे, जितना आपका रेशो बचा उसके अकॉर्डिंग आपका लोन हो पाएगा। ठीक है दोस्तों, आई होप मैंने आपको काफ़ी कुछ बताया होगा पर्सनल लोन के बारे में, काफ़ी कुछ जानकारी दी होगी आपको मैंने। तो आप अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा आपको, तो मेरा वीडियो लाइक करना मत भूलिएगा। और दूसरा, आप कभी किसी बैंक में जाते हैं, कोई इशू आता है किसी तरह का आपको, तो स्क्रीन पे हमारा नंबर है, आप हमारे नंबर पे फ़ोन करके पता कर सकते हैं, पर्सनल लोन के बारे में पूछ सकते हैं कि आप पर्सनल लोन कितना क्या मिल जाएगा, कहाँ से कौन से बैंक आपके लिए बेटर रहेगा, आप इंक्वायरी कर सकते हैं बिना किसी चार्जेस के, बिना किसी कंसल्टेंसी फीस के। आपको गाइड किया जाएगा, हमारी टीम गाइड करेगी आपको, कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा आपसे। ठीक है दोस्तों, तो अभी कोई क्वेरी हो आपकी, कोई कमेंट हो, कोई भी आपका कोई इशू रह गया हो, तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट डाल दीजिएगा, फ़ोन कर लीजिएगा नंबर पे, कोई इशू आता है तो आपको। ठीक है दोस्तों, वीडियो पसंद आया लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि आपको मैं नेक्स्ट जो नोटिफिकेशन आएंगे, जो भी आपको नोटिफिकेशन आएंगे मेरे, आपको टाइम से मिल जाएंगे, आपको टाइम से पॉलिसी अपडेट मिल जाएगी आपको। मैंने अभी जो पॉलिसी बताई है, ये आपको मैंने मई 2021 चल रहा है, लॉकडाउन का माहौल चल रहा है अभी, उसके अकॉर्डिंग पॉलिसी बताई है। आगे पॉलिसी चेंज हो सकती है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको मेरे नोटिफिकेशन मिल जाएंगे टाइम से, इसलिए वीडियो को आप आगे देखिएगा। ठीक है दोस्तों, थैंक यू सो मच।